हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसका चलो बेस बनाया जाए। अगर हमारा चार्ज स्टैटिक हो या मतलब रेस्ट पर हो तो उसके चलते सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अगर वही चार्ज हमारा किसी वेलोसिटी और किसी कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव करना शुरू कर देना तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आती है और मैग्नेटिक फील्ड भी। लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड और वो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ क्या होती है? कांस्टेंट। वो टाइम के साथ वेरी नहीं करती। लेकिन अगर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनानी है तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमारी मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज करनी चाहिए, हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड भी टाइम के साथ चेंज करनी चाहिए। ये दोनों टाइम के साथ वेरी करनी बहुत जरूरी है। ये हमारी बेसिक कंडीशन है। तो हमने ये देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर कि जैसी किसी लूप के अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करेगी ना, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगी। सिमिलरली जब हमने डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट पढ़ा था उसके अंदर भी हमने ये बोला था कि जैसे ही मेरे कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करेगी उसी तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होने लगेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसके चलते मेरे सर्किट के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी। और मैंने सीता गीता का केस भी लिया था कि जैसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगी मैग्नेटिक फ्लक्स आएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगी। दे गो हैंड इन हैंड। ये बातें की थी हमने। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करने के लिए हमको पता है क्या रिक्वायरमेंट है? हमको रिक्वायरमेंट है एक ऐसा चार्ज जो टाइम के साथ एक्सेलरेट हो रहा हो या ऑसिलेट हो रहा हो। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। अभी ये चीजें रीड करने से पहले मैं अंकल हर्ट्ज का आपको सेटअप पहले बताऊं जो उन्होंने प्रूफ करने के लिए बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नाम की जो चीज मैक्सवेल अंकल बता गए हैं वो सही है, वो चीज बिल्कुल दुरुस्त है। उसका उन्होंने प्रूफ दिया था इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। इसको ध्यान से देखो अंकल ने क्या किया था। अंकल ने दो मेटालिक प्लेट्स ले ली थी जिनका मटेरियल या तो कॉपर हो सकता है या जिंक। अंकल ने इन मेटालिक प्लेट्स को स्फेरिकल बॉल से कनेक्ट कर दिया जो मैंने रेड कलर से शो की हैं। ये एक तरह से जो मेटालिक शीट्स है ना, ये एक तरह से कैपेसिटर प्लेट्स का काम कर रही हैं। और अंकल ने क्या किया, इनके साथ इंडक्शन कॉइल को लगा दिया कुछ इस तरह। इंडक्शन कॉइल यहां सेटअप कर दी और यहां पे एक रिंग बना दी जो क्लोज नहीं है। ये रिंग ना क्लोज नहीं है, इसके एंड पे भी अंकल ने स्फेरिकल बॉल्स रख दी सीधी। अब हुआ क्या मैं आपको बताता हूं। जैसे एलसी ऑसिलेशंस के अंदर हमने किया था अंकल ने भी कुछ यहां पर उसी तरह किया। एलसी ऑसिलेशंस में आपको याद होगा हमने कैपेसिटर को चार्ज करके स्विच ऑफ करके कैपेसिटर और इंडक्टर को सर्किट में ले आए थे और चार्ज हमारा कैपेसिटर और इंडक्टर के अंदर ऑसिलेट करता रहा था। इसके अंदर अंकल ने पता है क्या किया? अंकल ने एक इंडक्टर को चार्ज कर दिया। अंकल ने इंडक्टर के थ्रू एक करंट पास किया और जैसे ही अंकल ने इंडक्टर के थ्रू एक करंट पास किया मेरी इंडक्शन कॉइल के अंदर क्या सेटअप होगी? मैग्नेटिक फील्ड। और जैसे ही इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुई इसके अंदर आ गई एक इंड्यूस्ड ईएमएफ। मैं उम्मीद करता हूं ये बात समझ आ रही होगी। और इंड्यूस्ड ईएमएफ तो आ गई, लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता था? माइनस डी फाई बी बाय डी टी। और जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगी ना उतनी ज्यादा ईएमएफ आएगी, चाहे हमारे करंट के अंदर चेंज क्या हो? स्मॉल। अगर हमारे करंट के अंदर चेंज स्मॉल हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा हो ना, हमारी ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस हो जाएगी। पता है एक तो ये फॉर्मूला होता था, एक इंडक्शन का ये फॉर्मूला भी होता था, माइनस एल डी आई बाय डी टी। चाहे हमारे सर्किट के अंदर चेंज इन करंट स्मॉल हो लेकिन एल के अंदर पता है नंबर ऑफ टर्न्स का कंपोनेंट होता है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रख ली जाए ना तो जो वोल्टेज इंड्यूस होगी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं ये बात समझ आ गई होगी। अब हुआ क्या, जैसे ही हम इंडक्टर को चार्ज करते गए जो हमारी ईएमएफ थी बढ़ती गई। लेकिन एक ऐसा टाइम आया जब करंट बढ़ रहा था तो हमारे कैपेसिटर प्लेट्स के ऊपर चार्ज बढ़ना शुरू हो गया धीरे धीरे।
लेकिन एक ऐसा टाइम आया जब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो गई, मैक्सिमम। तो पता है क्या हुआ, हमने जो एक्सटर्नल बैटरी थी उसको तो निकाल दिया। ये बैटरी कुछ इस तरह लगी हुई थी बच्चों, देखो ये हमारी थी इंडक्शन कॉइल। हमने जब इसके अंदर पूरा चार्ज दे दिया उसके बाद इस बैटरी को हटा दिया यहां से और सिर्फ कैपेसिटर इंडक्टर सर्किट बना रह गया, ये एलसी ऑसिलेशंस की तरह। अब क्या हुआ, जब यहाँ पे बहुत ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गई, जब इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हो गया तो ये बीच में जो एयर थी ना ये आयोनाइज होनी शुरू हो गई और जो कैपेसिटर का चार्ज था वो यहां से लीक होना शुरू हो गया। मान लो हमारे S1 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा था और नीचे S2 के ऊपर पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से जंप करके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आने शुरू कर गए और इनके चलते इन्होंने कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली। वो काइनेटिक एनर्जी तो गेन कर ली, लेकिन जब ये ट्रांसफर करके ना पॉजिटिव टर्मिनल पर इन्होंने अपनी एनर्जी लूज कर दी। वो जो एनर्जी लूज की थी इन्होंने वो बन गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी। वो जो एनर्जी थी ना जो इलेक्ट्रॉन ने जो एमिट की बिकॉज ऑफ एट द कॉस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे एयर को आयनाइज करके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ पहुंचे तो जो एनर्जी उन्होंने एमिट की वो थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। मैं उम्मीद करता हूं ये बात समझ आ गई होगी। अब जैसे ही वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी आगे गई उसके अंदर हमने एज्यूम किया था कि दो वेक्टर थे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, जो टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं। उनके चलते हमारी इस सीडी रिंग के अंदर एक स्पार्क प्रोड्यूस होने लग गए, यहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस होने लग गए। इसका कारण पता है क्या था, जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर थे वो कुछ इस तरह आए कि उन्होंने इस पर्टिकुलर सीडी रिंग में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करनी शुरू कर दी और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुई, बीच में इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गई सी और डी के, और सी और डी के बीच में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आई उसका पोटेंशियल इतना ज्यादा आ गया कि उन्होंने बीच की एयर को फिर आयोनाइज कर दिया और फिर यहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस होने लगे। अब कई जाने सोचते हैं कि क्या मजाक लगा रखा है, ऐसे कैसे आप कभी भी अर्थ जो हमारी एटमॉस्फेयर है उसका आप उसको आयनाइज कर दोगे, ऐसे कैसे कर सकते हो। ओ भाई आप लोग रोज एयर को आयनाइज करते हो। अगर आप कभी आपने चूल्हे पे काम किया हो, कभी आपने गैस स्टोव को चलाया हो, जैसे ही आप लाइटर को दबाते हो उसके अंदर जो स्पार्क प्रोड्यूस होता है ना, उसके लिए पता है क्या कर रहे हो, आप उस एयर को आयनाइज करते हो एक पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए। उसी तरह यहाँ पे भी स्पार्क प्रोड्यूस हुए। यहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस होने का मतलब था कि जो यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसी चीज निकली है जिसके चलते सी और डी के अंदर एक स्पार्क प्रोड्यूस हो गया। कुछ ना कुछ ऐसी चीज निकली है जिसके करके सी और डी के अंदर एक चार्ज प्रोड्यूस हो गया, यहाँ पे ईएमएफ आ गई। तो अंकल ने इस तरह प्रूव कर दिया कि वो कुछ ना कुछ पता है क्या था, वो थी ईएम वेव्स, जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स के चलते यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ आई सी और डी के बीच। और एक टाइम पे वैल्यू इतनी ज्यादा हो गई कि उन्होंने बीच में एयर को क्या कर दिया बच्चों, आयनाइज करने के बाद यहाँ पे फिर ट्रेवल हुआ चार्ज का, इसलिए यहाँ पे हमें स्पार्क दिखा। अब कई जाने सोचेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी थी उसको ही कैसे पता था कि मैंने इसी तरफ जाना, कहीं और नहीं जाना। तो भाई इसका आंसर पता है क्या है, इसका आंसर ध्यान से देखो। अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसके लिए हम हर डायरेक्शन के अंदर कुछ इस तरह की फील्ड लाइंस बनाते हैं और नेगेटिव चार्ज के लिए इस तरह। वो भाई ईएम वेव्स हर डायरेक्शन में गई होंगी, लेकिन जिस डायरेक्शन में मैंने दिखाया है और जहां पे मैंने रखा था वहां पे इफेक्ट आया, इसलिए मैंने एक ही डायरेक्शन दिखाई है। यहाँ पे ईएम वेव्स एक पॉइंट से हर डायरेक्शन में गई होगी, हर डायरेक्शन में, आगे इधर आपकी तरफ मेरी तरफ आगे पीछे हर जगह गई है, कोई पार्शियलिटी नहीं की। लेकिन जहां पे मैंने रिंग रखी है, जहां पे धमाके हुए हैं, जहां पे स्पार्क प्रोड्यूस हुए, मैंने सिर्फ वही चीज दिखाई है आपको। मैं उम्मीद करता हूं ये चीज समझ आ गई होगी। और ऐसी ऑसिलेशंस के अंदर हमने फ्रीक्वेंसी क्या फाइंड की थी, न्यू इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको याद होगी, हमने प्रूफ भी की थी ये। तो चलो अब थोड़ा सा रीड कर लें। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट वाज बेस्ड ऑन द फैक्ट that an oscillating electric change radiates EM waves and these waves carry energy which is supplied at the cost of kinetic energy of oscillating charge। और किसी ऑसिलेटिंग चार्ज करके जो काइनेटिक एनर्जी आएगी ना बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन की, जब वो यहां से यहां पे ट्रांसफर कर रहा होगा,
यहां से यहां तक ट्रांसफर करके अब तो वो मूव नहीं करेगा, रेस्ट पे आ जाएगा, लेकिन जो उसकी एनर्जी थी ना वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बेसिकली इनिशियली इस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन था ना उसकी क्या थी, काइनेटिक एनर्जी। यहां पे काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के अंदर चेंज हुई है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात पता है क्या बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज सिग्निफिकेंट ओनली इफ डिस्टेंस टू विच चार्ज ऑसिलेट्स इज कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। इसका मतलब है कि जो जहां पे अगर हम सिग्निफिकेंट इफेक्ट देखना चाहते हैं ना तो हमें वो चीज सिर्फ उतने डिस्टेंस पे रखनी चाहिए जितनी उसकी वेवलेंथ है, जितनी उसकी वेवलेंथ है। और जितनी ऑसिलेटिंग चार्ज की वेवलेंथ होगी ना उतनी डिस्टेंस के ऊपर अगर हम ये रिंग रखेंगे ना तो बड़े सिग्निफिकेंट इफेक्ट दिखेंगे, स्पार्क बड़ा अच्छा दिखेगा। ज्यादा या कम पे इफेक्ट इतना अच्छा हम शायद ना देख पाए। मैं उम्मीद करता हूं आपको हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट समझ आ गया होगा और आपको यह भी समझ आ गया होगा कि हम रोज घरों के अंदर लाइटर यूज करके एयर को आयनाइज कैसे कर रहे हैं। अगर इसके अंदर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक यू।